काट के घर में रखो तो बदबू की प्रॉब्लम अलग है, किसी नाले में उठा के फेंको तो एक आध दिन में बॉडी फूल के ऊपर आ जाती है कि नहीं आ जाती है। मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट बैठ गया मुंह में, बड़ी तलब मचती थी मुझे चाहिए था हर 2-3 महीने। एक 13-14 साल का लड़का जो अपनी मामा के साथ रहता है, उनकी मटन की दुकान में काम करता है और उसका दरिंदा मामा हर रोज उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। एक दिन उसका मामा दुकान का काम खत्म करने के बाद उस लड़के के साथ फिर जबरदस्ती करने वाला होता है, पर इस बार लड़के से बर्दाश्त नहीं होता और सामने ही रखे मटन काटने के खंजर से उसकी जांघ में जोरदार वार कर देता है, जिससे उसका मामा जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद वो लड़का रुकता नहीं और लगातार खंजर से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर देता है। इस घटना के बाद से उस लड़के की मानसिक स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और बड़ा होते तक वो एक साइको किलर बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं सेक्टर 36। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां एक ऑटो चालक अपनी 15 साल की बेटी का मिसिंग कंप्लेंट करने आया होता है। स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे उसकी दुख भरी कहानी सुनता है, पर उसकी बार बार विनती करने पर भी वो FIR दर्ज नहीं करता और बच्चे के वापस आ जाने का दिलासा देकर उसे वापस भेज देता है। मजबूर बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी वाला पॉम्पलेट स्टेशन के बोर्ड में लगाकर चला जाता है। उस बोर्ड में उसकी बेटी के जैसे और भी कई बच्चों के गुमशुदगी का पॉम्पलेट चिपका होता है। एक बार बस्ती के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनका बॉल नाले में चला जाता है। जब एक बच्चा उस बॉल को निकालने के लिए नाले में हाथ डालता है तो उसे एक इंसान का कटा हुआ हाथ नजर आता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर पांडे अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और उस बच्चे को इस काम के लिए कुछ पैसे इनाम के रूप में देकर वापस चला जाता है। रात के समय वह बच्चा उसके पापा के कहने पर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा होता है कि एक संदिग्ध आदमी उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। वह सरफिरा उस बच्चे को बांधकर कमरे में रखा होता है। बच्चा उसे छोड़ने की विनती करता है। इसी बीच वो अपने डरावने बचपन को याद करता है कि किस तरह उसका दरिंदा मामा उसका शोषण करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया था। वह उस बच्चे की आवाज सुनकर वापस होश में आता है और उस बच्चे पर बिल्कुल रहम नहीं करता, उसे भी वो जान समेत खत्म कर देता है। इस तरह लगातार बस्तियों के बच्चों की मिसिंग कंप्लेन बढ़ती जाती है, पर पुलिस इसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाती। इधर इंस्पेक्टर पांडे के पास एक और शख्स अपनी जवान बेटी चुमकी का मिसिंग कंप्लेन करने आता है, पर वह शख्स पूरे दावे के साथ कहता है कि उसके मालिक ने ही उसके बेटी को गायब किया है, पर इस बार भी बिना FIR के उसे दिलासा देकर वापस भेज दिया जाता है। दशहरे के दिन रामलीला होने वाला होता है, जिसमें इंस्पेक्टर पांडे रावण का किरदार निभाने वाले होते हैं। वह अपनी बीवी और बेटी वेदू के साथ रामलीला मैदान पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर पांडे मेकअप रूम में तैयार हो रहे होते हैं, तभी वह शख्स अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए वहां भी पहुंच जाता है। पांडे इस बार भी उसे नजरअंदाज करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर वह शख्स पांडे से कहता है कि सर, अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या तब भी उसका पता आप नहीं लगाते? जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ है वो कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। उसके इस बात से पांडे आग बबूला हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। मैदान की भीड़ में एक संदिग्ध आदमी नकाब पहने किसी बच्चे पर नजर रख रहा होता है और उसका साथी एम्बुलेंस की गाड़ी लिए तैयार खड़ा रहता है। रामलीला पूरी होने के बाद पांडे जी अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बेटी वेदू के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई है, आती ही होगी। काफी देर हो जाती है पर वह वापस नहीं आती। परेशान पांडे जी उसे भीड़ में ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसकी बेटी को बेहोशी की हालत में लेकर जा रहा होता है। पांडे जी उस किडनैपर की ओर आगे बढ़ते हैं। वह किडनैपर घबराकर बच्ची को वहीं छोड़ देता है। पांडे के साथी बच्ची को उसी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पांडे उस किडनैपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर वह किडनैपर भागने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, वह किडनैपर वही सरफिरा होता है जो बाकी बच्चों को किडनैप कर उनकी हत्या करते जा रहा है। वह अपने किसी साथी को फोन करके कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि वो इंस्पेक्टर की बेटी थी? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस घटना के बाद पांडे सहम जाता है और इस किडनैपिंग के केस को किसी भी हाल में सॉल्व कर असली आरोपी तक पहुंचने की ठान लेता है। वह अगले दिन उस शख्स को स्टेशन बुलाता है जिसने दावे के साथ कहा था कि उसके मालिक ने ही उसकी बेटी चुमकी को गायब किया है।
पांडे उसकी एफआईआर दर्ज करता है और पूछताछ के लिए उसके मालिक बस्सी के घर पहुंच जाता है। बस्सी का नौकर प्रेम दरवाजा खोलता है और प्रेम कोई और नहीं, वही साइको किलर होता है जो बच्चों की किडनैपिंग कर उन्हें मार रहा है, जो पांडे की बेटी को भी किडनैप करने की नाकाम कोशिश करता है। पांडे बस्सी से मिलता है। उस वक्त बस्सी ब्रेकफास्ट के साथ टीवी पे आ रहे न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे के अपहरण के बारे में डीजीपी रस्तोगी प्रेस से बातचीत कर रहे होते हैं। बस्सी काफी पहुंचा हुआ आदमी होता है। वह पांडे को बताता है कि तुम्हारे डीजीपी रस्तोगी और होम मिनिस्टर का बेटा हम तीनों कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं। चुमकी के बारे में बताते हुए वह कहता है कि मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर होता हूँ। मेरे नौकर प्रेम ने उसके पिता को बता दिया था कि चुमकी हमारे घर आई नहीं थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं। तभी अचानक चुमकी का बाप वहां पहुंच जाता है और सीधा बस्सी पे चुमकी के किडनैपिंग का इल्जाम लगाता है। पांडे उसे रोकने की बेहद कोशिश करता है, पर वह सीधा बस्सी पर अपनी बेटी चुमकी के रेप करने का इल्जाम लगा देता है। बस्सी भड़क उठता है और उसके बाप की असलियत पांडे को बताता है कि ये आदमी पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचता है। वो एक कॉल गर्ल है। यह आदमी उस लड़की के लिए मुझसे 30,000 रुपए महीने लेता था। इस बात का पता चलते ही पांडे उस आदमी को मारते हुए वहां से निकाल देता है। इधर बस्सी डीजीपी रस्तोगी को कॉल कर पांडे की शिकायत कर देता है, जिसके कारण पांडे को अपनी पूरी इंक्वायरी किए बिना ही वहां से जाना पड़ता है। डीजीपी पांडे को सख्त निर्देश देते हैं कि कोई भी केस हो या किसी भी मामले में बस्सी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि तुमने उसे इन्वॉल्व किया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। थाने में एक रिक्शे वाले को रोक कर रखा जाता है, जिसने चुमकी को बस्सी के घर के पास छोड़ा था, जिसके बाद से चुमकी गायब हो जाती है। तभी उस रिक्शे वाले से जब्त की गई मोबाइल पर पांडे गौर करता है। कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद पता चलता है कि उस फोन पर प्रेम का मिस्ड कॉल आया होता है। रिक्शे वाले से सच उगलवाने के बाद पांडे डीजीपी को इस बारे में बताने के लिए पहुंच जाता है। पांडे बताता है कि चुमकी जब भी अपने क्लाइंट से मिलने जाती थी उसी रिक्शे वाले के साथ जाती थी। बस्सी ने उसे 30,000 प्रति माह पर अपने यहाँ रखा था। हर रात की तरह उस रात भी रिक्शे वाले ने चुमकी को बस्सी के घर के पास छोड़ा, पर 2 घंटे के बाद जब वो वापस उसे लेने जाता है तो इस बार दरवाजा बस्सी का नौकर प्रेम खोलता है और उसे एक मोबाइल देकर कहता है कि इसे शादरा रेलवे स्टेशन के पास जाकर फेंक देना, और अगर कोई पूछे तो कह देना मैंने चुमकी को शादरा रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा था। पर वह रिक्शा वाला लालच में आकर मोबाइल नहीं फेंकता, उसे अपने पास रख लेता है, उसका सिम भी नहीं चेंज करता। इसका मतलब इस पूरे मामले में बस्सी का नौकर पूरी तरह इन्वॉल्व है। अगर वो अरेस्ट हो जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। पर डीजीपी रस्तोगी बस्सी का बचाव करने के लिए उनके नौकर का बचाव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि नौकर के अरेस्ट होते ही पांडे बस्सी तक पहुंच जाएगा। इसलिए वह पांडे को कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देता है। इधर प्रेम और उसका वो एम्बुलेंस वाला साथी जो कि एक कंपाउंडर है, उन दोनों के बीच किसी सामान का लेन देन चलता ही रहता है। इधर बस्सी के घर में भी उसके बेडरूम में 2 विदेशी लड़कियां कपड़े बदल रही होती हैं और सामने लगे कैमरे में रिकॉर्डिंग के बाद प्रेम कैमरे से डीवीडी निकालकर रखता है। प्रेम और बस्सी की ये सारी अनुचित गतिविधियां किसी बड़े क्राइम की तरफ इशारा कर रही होती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पांडे और उसका साथी कांस्टेबल पाठक पांडे की वापस ज्वाइनिंग के 1 दिन पहले साथ मिलते हैं। तभी उनकी नजर उस एम्बुलेंस वाले प्रेम के साथ ही कंपाउंडर पर पड़ती है। दोनों मिलकर उसे अगवा कर लेते हैं और खूब उसकी धुनाई करते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि इन सब के पीछे प्रेम का हाथ है, मैं तो सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करता था। इसके अलावा पांडे को उस कंपाउंडर से और भी सच्चाइयों का पता चलता है। अगले दिन पांडे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और उनके पुराने डीजीपी की जगह नए डीजीपी का प्लेसमेंट हो जाता है, जो पांडे के साथ इस केस को लेकर उसका सपोर्ट करता है। वह डीजीपी को उनके द्वारा पकड़े गए प्रेम के साथी कंपाउंडर से मिलने एक अनजान जगह लेकर जाता है, पर उनके आने से पहले ही बस्सी के आदमी उसे मारकर वहां से गायब कर देते हैं। जब डीजीपी और पांडे वहां उस कंपाउंडर को नहीं देखते तो चौंक जाते हैं और फिर उसकी पहरेदारी में लगे कांस्टेबल पाठक की लापरवाही के कारण पांडे उसकी जम के क्लास लेता है। तभी डीजीपी उस प्रेम को अरेस्ट करने का आदेश पांडे को देता है। पांडे इस ऑर्डर के लिए डीजीपी को धन्यवाद कहता है। अगले दिन प्रेम थाना पहुंच जाता है। सबसे पहले तो पांडे को देखते ही प्रेम उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना सर, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बेटी थी। अगर पता होता तो ये गलती मैं कभी नहीं करता। पांडे अपने गुस्सा को उस वक्त कंट्रोल करते हुए उससे बाकी के सवाल पूछना शुरू करता है।
पर प्रेम बिल्कुल बेखौफ, निडर और अपने मालिक बस्सी के दम पर उनसे बहुत रफ लैंग्वेज में बात करता है। पांडे सबसे पहले चुमकी के बारे में पूछता है। प्रेम बताता है कि हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर वो अब मर चुकी है और मैंने ही उसे मारा है। फिर वो उस रात की घटना के बारे में पांडे को बताता है। वास्तव में प्रेम उस कॉल गर्ल चुमकी को पसंद करता था। हालांकि वो उसके मालिक के साथ सोने के लिए महीने के 30,000 रुपए लेती थी, पर इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस रात वो चुमकी को एक क्लाइंट का बहाना करके उसे फोन करके बुलाता है। चुमकी वहां पहुंच जाती है, पर ज्यादा देर तक कोई नहीं आने पर वह वापस जाने लगती है। इसी बीच प्रेम अपनी दिल की बात चुमकी से कहता है। चुमकी यह सुनकर प्रेम से कहती है, अरे ओ नौकर, अपनी औकात में रहकर बात कर। ये सुनकर प्रेम को बहुत बुरा लगता है और उससे कहता है कि तू ये सब पैसों के लिए करती है ना, तो ये रख पैसे। चुमकी कहती है कि इतने पैसों में ना तू खुद की ही मार ले। ये सुनते ही प्रेम से बर्दाश्त नहीं होता और उसके पीछे जाकर उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देता है। पांडे उससे पूछता है कि उसके लाश के साथ क्या किया तुमने? उस कंपाउंडर को उसके ऑर्गन्स बेच दिए? तब वह सरफिरा बताता है कि उसके ऑर्गन्स कैसे बेच सकता हूँ सर, मैं तो उससे प्यार करता था ना। उसे मारने के बाद मैंने जी भर के उसके बॉडी का मजा लिया और मैंने बचपन से ही अपने कसाई मामा के साथ काम किया है। जैसे उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिलाया था, वैसे ही इसके बॉडी के टुकड़े कर जमीन में दफना दिया। ऑर्गन्स तो मैंने उन लापता बच्चों के बेचे जिनकी फोटो आपने अपने पुलिस स्टेशन में लगा रखी है। एक्चुअली सर, मामा को मारने के बाद मुझे इंसानी मांस की तलब सी हो गई थी। मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस छोड़ नहीं पाया। अब उन बच्चों को अपना शिकार कर उन्हें मार कर खाने में ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा था। तब मैं इस ऑर्गन्स के बिजनेस में आया। ये सुनकर पांडे भड़क उठता है और उससे पूछता है कि क्यों किया तुमने ये सब उन मासूम बच्चों के साथ? प्रेम कहता है, सर आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? वो आपके बच्चे थोड़ी ना थे, आपके बच्चे को तो मैंने छोड़ दिया था ना। वो कहता है कि सर, हमारे बच्चे और उन बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, उस सरफिरे को लगता है कि इन गरीब झुग्गी बस्ती वाले बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ किसी के घर झाड़ू पोछा ही करेंगे। ये अगर गायब भी हो जाए तो 2-4 दिन उनके माँ बाप ढूंढेंगे, फिर इनके बारे में कोई नहीं पूछता। मैंने उन्हें मुक्ति दे दी है सर। आखिरी समय में वो किसी के कुछ काम तो आ गए। इसके बाद डीजीपी उससे पूछते हैं कि इन सब में क्या तुम्हारे मालिक बलबीर सिंह बस्सी भी शामिल है? इसका जवाब देने से वो मना कर देता है। इसके बाद वो साइको प्रेम खुद ही पुलिस को उसके द्वारा मारे गए बच्चों की बॉडी का ठिकाना उन्हें बताते जाता है, जिसके बाद अलग अलग नालों से, गटरों से उन मासूमों के कटे हुए बॉडी के पार्ट पुलिस को बरामद होती है। यह खबर पूरी मीडिया में फैल जाती है, जिसके चलते प्रेम और उसके मालिक बस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस्सी अपनी पहुंच और पावर का इस्तेमाल कर अपने आप को बेगुनाह साबित करते हुए सारा इल्जाम नौकर प्रेम के सर मढ़ देता है। पुलिस द्वारा उसके बचाव में यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि बस्सी अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते थे। उनके अनुपस्थिति में उनका नौकर क्या कर रहा है, इसकी उन्हें खबर नहीं थी। पांडे ये स्टेटमेंट सुनने के बाद एक बार फिर प्रेम से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे मालिक बस्सी ने सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाकर खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है। दोस्तों, प्रेम शादीशुदा होता है और अपनी बीवी और बच्चों से बेहद प्यार करता है। वो अक्सर अपनी बीवी से उसका हालचाल पूछा करता था। उसे लगता था कि उसके द्वारा किए गए इन कामों के पैसे उस कंपाउंडर के हाथों उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाता था, पर कभी कोई पैसा उसके परिवार तक नहीं पहुंचाया गया। पांडे उसे बताता है कि हमने पूछताछ के लिए उसे पकड़ा था, बाद में तुम्हारे मालिक के आदमियों ने उसे उठा लिया और जिस बस्सी के दम पे तू इतना रौब झाड़ रहा है, उसने बच्चों के किडनैप, उनका रेप, इन सभी अपराध का जिम्मेदार तुझे बना दिया है। पूरा देश तुझ पर थूक रहा है और मुझे पता है बस्सी भी शामिल है। पांडे के काफी समझाने के बाद प्रेम को एहसास होता है कि उसके मालिक ने उसे धोखा दे दिया। फिर वो पांडे को एक सदाबहार तराने के बारे में बताता है। इसके बाद पांडे बस स्टैंड में अपने साथी कांस्टेबल पाठक से एक लैपटॉप और हेडफोन मंगाता है और उसे बताकर प्रेम के परिवार से मिलने उसके गांव चले जाता है, जहां वह उसकी बीवी ज्योति से मिलता है। ज्योति पांडे को एक सदाबहार तराने की डीवीडी देती है। उस डीवीडी को पांडे लैपटॉप में चलाकर देखता है, जिसे देखकर पांडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वह तुरंत लैपटॉप बंद कर वहां से चला जाता है। हाईवे में बैठकर वो बस का इंतजार कर रहा होता है, पर बस आने से पहले ही उसे एक कार में लिफ्ट मिल जाती है। पर बदकिस्मती से वो बस्सी के ही आदमी निकलते हैं। वो पांडे की निर्मम हत्या कर उस डीवीडी को तोड़ देते हैं, जो बस्सी के गुनाहों को साबित करने का एक ठोस सबूत होता है। और उस डीवीडी में ऐसा क्या था, यह राज इंस्पेक्टर पांडे के साथ राज ही बनकर रह जाता है। 6 महीने बीतने के बाद यह दिखाया जाता है कि वो कांस्टेबल पाठक अब सब इंस्पेक्टर बन गया है। दोस्तों, अब नीचे कमेंट करके बताना कि आखिर उस कंपाउंडर को इतने अलग वीरान जगह में छुपाने के बावजूद बस्सी के आदमियों को भला उसका पता कैसे चला, जबकि यह केवल सिर्फ पाठक और इंस्पेक्टर पांडे ही जानते थे। पांडे का प्रेम के परिवार से मिलने उनके गांव जाने की खबर भला उन बस्सी के आदमियों को कैसे लगा, जिन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेबल पाठक ही वो मुखबिर होता है जो पांडे द्वारा लिए गए एक्शन की खबर पुराने डीजीपी रस्तोगी तक पहुंचाता था, और आज वो उसकी जगह सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में आ गया है और पांडे एक लापता होने के केस की फाइल में हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एक कांस्टेबल के घर के बाहर एक और सदाबहार नगमे की डीवीडी कोई छोड़कर चला जाता है। अब ये डीवीडी छोड़ने वाला शख्स कौन था, इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।